दोस्तों नमस्कार। किताब घर कार्यक्रम में मैं पुनीत आप सभी का अपने साथी और को होस्ट शैलेंद्र सिंह दोहन के साथ हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूँगा। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी और अपने सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। बिल्कुल, श्रोताओं के बिना हमारे सभी कार्यक्रम अधूरे रहते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, हम आपके आभारी हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह आप हमें सुनते रहें, अपना प्यार हमें देते रहें। सूखते चिनार के बाद जो हमने कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किए, जिनमें दो कहानियाँ चीफ की दावत और दूसरी कहानी जो हमने प्रस्तुत की थी आपके लिए कफन, उन दोनों कहानियों को भी आपने बहुत स्नेह से सुना और अपना प्यार हमें दिया। हम आशा ये करते हैं कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते रहेंगे। और जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में शैलेंद्र जी अपने श्रोताओं से वादा किया था, उन्हें वचन दिया था कि हम अगली चर्चा में मोहन राकेश के आधुनिक नाटक आषाढ़ का एक दिन पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी बहुत इस बात पे शुभकामनाएं कि आपने मौसम को देख करके नाटक को सिलेक्ट किया। जी, अब चौमासा लगा हुआ है, बारिश का आलम है, आषाढ़ मान लो, सावन मान लो, भादो मान लो, ये जो मौसम है ये बारिश का है। और इस मौसम में उस नाटक की चर्चा जो आषाढ़ का वर्णन करता है, अपने टाइम का एक बहुत अद्भुत नाटक है, तो अपने आप में बहुत सुखद है पुनीत जी। बिल्कुल। तो और इसी के साथ हम उन लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करना चाहते हैं इस नाटक के विषय से हटकर, जो पिछले दिनों बाढ़ की त्रासदी में बह गए, जिनके घर दुर्घटनाग्रस्त हुए या जो स्वयं इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और हम सबको छोड़कर चले गए, जिनके घर परिवार बिछड़ गए, उन लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं जो इस त्रासदी में भी अपने आप को बचाए रखे हुए हैं। और हम आशा ये करते हैं कि ईश्वर उन्हें ठीक रखे, स्वस्थ रखे, सेहतमंद रखे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहे। जी पुनीत जी, और हम ये गुहार भी लगाते हैं संबंधित गवर्नमेंट से कि इस संदर्भ में अधिकाधिक संज्ञान ले और हमारे जो विकलांग साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन्हें अकेला ना पड़ने दें, उनका साथ दें। वो भी इस समाज का हिस्सा हैं और समाज में अपने भरपूर योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो उनका हौसला बढ़ाएं। इस ट्रेजेडी में जो बाढ़ की ट्रेजेडी है, समाज ने जो इस रूप में झेली है ये ट्रेजेडी, इसमें दिव्यांग जो विकलांग साथी हैं उनका भी हौसला अफजाई करें और उनको यथासंभव मदद पहुंचाएं। जी बिल्कुल। और अब चलिए अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। नाटक आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश बहुचर्चित नाम है। उनकी कहानियों की यदि मैं बात करूं तो 300-350 से ज़्यादा उनकी कहानियां हैं, जिनमें परमात्मा का कुत्ता, परिचित जैसी कहानियां उनकी प्रमुख रही हैं। और इसके अलावा उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल जैसे उपन्यास हैं। और नाटक में लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे जैसे नाटक उन्होंने हिंदी साहित्य को दिए हैं। इसके अलावा विभिन्न विधाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया, फिर चाहे वह निबंध विधा हो या अन्य विधाएं हों, प्रत्येक विधा में उन्होंने अपना योगदान दिया। समाज की स्थिति को यथार्थ रूप में बयान करने का जो कार्य है वो मोहन राकेश ने किया। उनकी कहानियों, उपन्यासों के पात्र अपने जीवन से हारे हुए पात्र हैं। उनका यदि आधे अधूरे नाटक हम देखें तो एक जिसे हम विसंगति नाटक भी कह सकते हैं, शैलेंद्र जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक विसंगति नाटक के रूप में आधे अधूरे नाटक की पहचान की जाती है। और इसके अलावा उनकी जो अन्य कहानियां हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे परिचय, परमात्मा का कुत्ता, समाज की वास्तविक स्थिति को बयान करती ये कहानियां हैं। एक और जिंदगी जैसी कहानी जो है वो एक मनुष्य के अंतर्मन की पीड़ा को बयान करती कहानी है। और इसी प्रकार हमारा ये जो आज का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये हिंदी का सबसे पहला आधुनिक नाटक है। इससे पहले नाटक कई लिखे गए हैं, लेकिन जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, पुरातन कथा को लेकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो नाटक लिखा गया वो सबसे पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन। सन 1956-57 का ये नाटक है। और
इस नाटक का जो आरंभ होता है वो आषाढ़ के एक दिन से होता है और समापन भी आषाढ़ के एक दिन पर ही होता है। छोटी सी इस नाटक की कथा है, 3 अंकों में विभाजित ये नाटक है। पहला अंक जो है वो कालिदास और मालविका की प्रेम कहानी को बयान करता है। मैं आपको बता दूं, कालिदास के जीवन पर आधारित यह नाटक है। कालिदास गांव का एक युवक है। गांव की एक साधारण सी युवती मल्लिका से कालिदास प्रेम करता है और दूसरी तरफ गांव का एक अन्य पुरुष है विलोम, जो मल्लिका से प्रेम करता है। गांव का वह साधारण पुरुष है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम की कहानी को बयान करता ये पहला दृश्य है। कालिदास गांव का युवक है, वो कवि है। एक दिन उसकी कविता को सुनते हैं उज्जैनी के राजा और वो उसे अपने दरबार में आने का निमंत्रण देते हैं। जहां जब कालिदास पहुंचता है तो उसे ख्याति प्राप्त होती है। दूसरे अंक में हम देखते हैं कि कालिदास प्रसिद्ध हो चुका है, राजकवि बन चुका है, उज्जैनी में रहता है और यहाँ पर मल्लिका का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कालिदास के विरह में मल्लिका बावली सी हो गई है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि वो विलोम से ब्याह कर ले, कालिदास को भूल जाए, लेकिन मल्लिका इस बात को मानने समझने को तैयार नहीं है। और साथ ही यहाँ पर कालिदास के मन की अंतःपीड़ा भी है। कालिदास की अंतःपीड़ा भी है। कालिदास राजकवि बन चुका है, ब्याह हो चुका है उसका, शहर की एक लड़की से, नगर की लड़की से ब्याह हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में वो दुखी है। जो उसने मल्लिका के साथ जाने अनजाने में किया उसका उसे अफसोस है, पछतावा है और इसी वजह से वो तीसरे अंक में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव की तरफ लौट जाता है। लेकिन वो देखता ये है कि मल्लिका जीवन से हार चुकी है, जीवन से अब उसने समझौता कर लिया है। हालात से हार कर वो विलोम से ब्याह कर लेती है और जब कालिदास उसे मिलता है तो वो मल्लिका की गोद में एक बच्चा देखता है। मल्लिका अब पहले की तरह खुश मिजाज और कोमल कामायनी नहीं है, वो मुरझा चुकी है। उसने हालात से समझौता कर लिया है। कालिदास ये सब सहन नहीं कर पाता और वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है, अपने नगर में लौट जाता है जहां से वो आया था। तो शैलेंद्र जी, ये इस नाटक का कथासार जो मैंने संक्षेप में बयान करने का प्रयास आपके लिए किया है। अब हम इस नाटक की संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने शुरू में कहा पुरातन कथा को समेटे हुए आधुनिक नाटक है। आप इस पर, इसके विषय में क्या समझते हैं? पुनीत जी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, ये तिकड़ी हिंदी साहित्य के लिए एक तरह से, अगर पौराणिक परंपरागत अगर कोई बात बोलूं तो मैं वरदान की तरह थी। या ये जो तिकड़ी थी ये अद्भुत तिकड़ी थी। इन्होंने सामाजिक यथार्थ की अंगुली थाम करके नई कहानी का जो आंदोलन छेड़ा वो बहुत बड़ा लेवल था उसका। इनके जो 3 नाटक थे वे भी इसी से प्रेरित थे। चाहे आधे अधूरे की बात कर लें, लहरों के राजहंस की बात कर लें, या फिर अब जो हम चर्चा कर रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, इसकी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सर ये वर्तमान को उद्घाटित करता नाटक है, वर्तमान को संबोधित नाटक है। वर्तमान आज का नहीं, वर्तमान लेखक का जो तात्कालिक वर्तमान था वो, और बहुत हद तक तात्कालिक वर्तमान आधुनिक वर्तमान भी है, क्योंकि उसको बीते कोई सदियां तो हुई नहीं है। 1956-57 में इसकी कृति की जो है संरचनात्मकता गढ़ी गई, बढ़ा नाटक लिखा गया, नाटक सृजन हुआ और पब्लिश हुआ 1958 में। तो कोई बहुत टाइम नहीं बीता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, 60 70 80 साल बीते हैं। कोई ज़्यादा उस समय के तो बुजुर्ग भी अभी हमारे साथ मिल जाएंगे बैठते उठते। तो नाटक ने बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बदली नहीं है, भौगोलिकता भी बहुत हद तक सेम है। नाटक के जो अंदर जो समस्या बताई गई है, चाहे वो सरकारी समस्या की बात कर ले, चाहे वो राज परिवार की आकृतियां देखने की बात जो अम्बा कर रही है कि भी ये परिवार की आकृतियां, इस राज जो सिपाहियों की आकृतियां थी एक बार पहले देखी गई थी, उससे आपदा की बात कर ले, चाहे अलग अलग रूपों में एक दूसरे से धोखाधड़ी की बात कर ले, और अपूर्ण प्रेम की बात चाहे हम कर लें, बहुत लेवलों पर नाटक जो है प्रासंगिक है। तो निश्चित रूप से ये आधुनिक तो है ही,
ये अम्बा का संवाद कितना जिंदा संवाद था कि मल्लिका, तेरे लिए बेशक ये संवेदना का विषय है, परंतु मेरे लिए अधिकार का विषय है। बिल्कुल। अधिकार और संवेदना के बीच की जो ये खाई है पुनीत जी, ये आपको बताती है कि ये जो नाटक है ये पूर्ण रूप से आधुनिक है, और इसकी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, बुनावट है जो नाटक की, वो भी ये कह रही है कि ये आधुनिक नाटक है। इसकी मंचीयता बहुत सहज है, 3 ही भागों में ये विभाजित है, जिसको नटियाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नाटक को नटियाना सरल भी है और मंचीय भी है, मंचों के लिए सहज रूप से ग्राह्य है। जी सर। बिल्कुल। और मैंने इस नाटक का कथासार कहते हुए अंक शब्द का प्रयोग किया था, तो मैं चलते चलते बता दूं, 3 अंकों में विभाजित ये नाटक है। अंक जिसे अंग्रेजी में, जिसके लिए एक्ट शब्द का प्रयोग होता है। एक्ट के अंदर सीन्स भी होते हैं, लेकिन ये जो नाटक है इसमें 3 अंक हैं, केवल 3 अंक। तो शैलेंद्र जी, स्त्री विमर्श कितना महत्वपूर्ण है? ये नाटक पुनीत जी मुख्य रूप से स्त्री विमर्श पर ही केंद्रित नाटक है। जी। इसमें बताया गया है कि स्त्री प्रेम की मूर्ति है, स्त्री त्याग की मूर्ति है, करुणा है उसमें, प्रतीक्षा वो कर सकती है, परंतु परिस्थितियों से तो वो भी अलग नहीं है, परिस्थितियों की मार तो उस पर भी पड़ती है। अम्बा के माध्यम से ये भी बताया गया है कि स्त्री अपने कर्तव्य पालन से भी पीछे नहीं हटती है, अधिकार भी अपने जानती है, और जहाँ संवेदना को रोकना चाहिए वहाँ वो रोकती भी है, और अपनी बेटी के प्रति कर्तव्यों का किस तरह से निर्वहन किया जा सकता है उसको भी वो जानती है। व्यावहारिक भी है स्त्री, प्रेममयी भी है, प्रेम मूर्ति जिसको कह दे वो भी है स्त्री। मल्लिका को तीनों पार्ट्स में हम अलग अलग देख सकते हैं। जब शुरू का अंक है, शुरू के अंक में मल्लिका और कालिदास का जो प्रेम है, जो मृग शावक है, उसको जो लाड़ लडाना है, उसके साथ जो संवेदना है, या कालिदास के साथ जो संवेदना जुड़ी है, और अम्बा और मल्लिका के जो संवाद हैं, और जो दूर तक निकल जाना, पर्वतीय श्रृंखलाओं में दूर तक निकल जाना मल्लिका का, ये सारे ही ऐसे बिंदु हैं पुनीत जी, जो ये उद्घाटित करते हैं कि नारी जो है भावना की मूर्ति भी है और त्यागमयी भी है, तथा उस तरह का नारी पक्ष इस नाटक में उद्घाटित हो रहा है जो नारी को एक समसामयिक नारी के रूप में देखता है, कि वो अपने अधिकार की बात भी करती है और अपनी भावना को भी साथ लेकर के चलती है। संवेदना और अधिकार दोनों बात करी गई। तो निश्चित रूप से ये स्त्रीमयी नाटक है, और इसमें चाहे प्रिया मंजरी की बात कर लें, जो राज परिवार की कन्या थी, लड़की थी, और चाहे जो है रंगनी संगनी जो बहुत लघु रूप में आई हैं उनकी बात कर लें, चाहे मुख्य पात्र जो रही हैं मल्लिका और अम्बा, इनकी बात कर लें। स्त्री पात्र इस नाटक में बहुत मुख्य रूप से आए हैं, और वे केवल आए ही नहीं हैं बल्कि डंके की चोट पर आए हैं। वो नाटक का जो उद्देश्य है उसको सार्थक कर रहे हैं। जी जी। और स्त्री का जो दुख है उसे मल्लिका के माध्यम से मोहन राकेश ने भरसक अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, क्योंकि अंतिम अंक में मल्लिका हालात का सामना करते करते जब टूट जाती है, जब वो देखती है कि अब उसका गुजारा नहीं चलने वाला, ये दुनिया उसे नोच खाएगी, अकेली रह गई है, घर उसका जर्जर हो गया है, माता उसकी चल बसी है, तब मजबूरन उसे विलोम नाम के युवक से ब्याह करना पड़ता है। जी शैलेंद्र जी। पुनीत जी, जो स्त्री का संरक्षण है वो लेखक इस बात को देख रहे हैं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा है, पुरुष प्रधान समाज की जो विचारधारा है, वो नारी को गुजारा करने नहीं देती है, और उस श्रृंखला में ही ये नाटक भी बंधा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित है, लेखक उन परिस्थितियों को देख समझ रहा है। तो मुझे अमृता प्रीतम की वो उक्ति याद आती है कि नारी गूंधे आटे की तरह है, अगर घर में अकेली रहती है तो उसे चूहे खा जाते हैं,
और अगर बाहर निकलती है तो कौवे खा जाते हैं। जी। तो इस तरह की परिस्थितियाँ मल्लिका के साथ भी हुई, क्योंकि वो अकेली कैसे रहे, उसे अलग-अलग सूचनाएँ मिली, उसे पता लगा कि भई जो कालिदास है, वो राजसुख भोग रहा है। रचनात्मकता भी उस रूप में नहीं उभर कर के आ रही है, रचना भी उसकी वो मर सी गई है, राजनीतिक में ही बहुत ज़्यादा उलझ कर के रह गए हैं कालिदास। तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं बनता है कि वो कोई और विकल्प देखे। हालाँकि हिडन है ये बात, परंतु मजबूर होकर के उसने विलोम से शादी करी या विलोम को अपनाया। ये विलोम क्या है? विलोम का मतलब ये एक अवधारणा है। ये वैसी अवधारणा है जो ना चाहने वाली चीज़ को भी लेने की बात को उद्घाटित करती है कि आप नहीं चाहते उससे मिलना या नहीं चाहते उसको ग्रहण करना, परंतु समय आपको मजबूर करता है कि आप ग्रहण करो भाई, और वो विकल्प नहीं है। जल के विपरीत बहाव में भी बह जाना पड़ा। विलोम का अर्थ हुँ। ही विपरीत होता है। हाँ, और नाटक में बता भी रखा है कि सूरदास का जो विलोम है, वो विलोम है। परंतु वो कहते हैं कि मैं मेरे में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, हम बराबर ही हैं। तो बराबर क्या है? ये सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्के को हेड साइड से देखो चाहे टेल साइड से देखो। ये बात कहना चाहते हैं कि भई दोनों तरफ एक प्रेम करता है, एक से प्रेम करती है। तो ये इस रूप में भी बात कही गई है। आषाढ़ का एक दिन निश्चित रूप से इसकी भाषा भी बहुत अद्भुत है पुनीत जी। जी, जी, जी। भाषा में भी अलग-अलग रूपों में जो छोटे-छोटे वाक्य हैं और छोटे-छोटे वाक्यों के ढंग से जो संवेदना को गढ़ा है मोहन राकेश ने, वो भी बहुत गज़ब है। जी, पुनीत बिल्कुल। जी। और यही यहीं पर तो जैसे आपने भी कालिदास का जिक्र किया कि जब मल्लिका को पता यह चलता है कि कालिदास तो राज सुख भोग रहा है, वहाँ कालिदास की अंतर्दशा क्या है? वो तो स्वयं द्वंद्व का शिकार है। उसकी रचना मर चुकी है, अंतर से उसके रचना निकल नहीं रही। वो सोचता है कि उसने मल्लिका के साथ क्या किया, और यही कारण होता है कि वो सब कुछ छोड़कर, राज सुख वैभव छोड़कर अपने ग्राम वापस आता है। लेकिन आकर वो देखता क्या है कि तीसरे अंक के अंत में सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। और जिस दिन वो गया था वो दिन भी आषाढ़ का ही दिन था, और जिस दिन वो लौटा वो दिन भी आषाढ़ का ही दिन है। और इसी आषाढ़ के दिन पर नाटक समाप्त हो जाता है, और यहीं पर इस नाटक के शीर्षक की सार्थकता भी है। शैलेंद्र जी, दोनों के प्रेम में क्या अंतर है? कालिदास का प्रेम और मल्लिका का प्रेम, दोनों के प्रेम में क्या अंतर है? मल्लिका का प्रेम देना चाहता है, कालिदास का प्रेम लेना चाहता है। ये अगर आधी लाइन में बात हो तो इससे बड़ा कोई अंतर है नहीं। जी, पुरुष प्रधान समाज वही आ गया ना, पुरुष हाँ, देना नहीं चाहता। वो त्याग है, बलिदान है, प्रेमी को बढ़ाने की बात है, निस्वार्थ से भरा हुआ एक प्याला है जो अगर कालिदास पी ले तो मल्लिका निहाल हो जाए। मल्लिका का प्रेम इस स्वर का प्रेम है। कालिदास का प्रेम है एक को भोग करके देख लिया, राज को भोग करके देख लिया। हालाँकि मल्लिका के साथ भी स्नेह था, प्रेम था, परंतु वो प्रेम वहाँ कच्चा पड़ जाता है। नहीं तो क्या वो मल्लिका को साथ लेके नहीं जाते? क्या वो मल्लिका को साथ रखने की बात नहीं करते? क्या वहाँ जा कर के इतना मजबूर होते कि वो किसी राजकन्या से शादी कर ले? तो ये प्रेम टेस्ट परिवर्तन का प्रेम है कि एक नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। और अंत में जब मोहन राकेश एक बात करते हैं कि कालिदास वापिस मुड़ गए निश्चित दिशा में, तो ये निश्चित दिशा क्या है पुनीत जी? कहीं ये वो ही पुनर्चक्रण तो नहीं जो छोड़ के आए थे, वहीं तो नहीं जा रहे कालिदास? तो कहीं न कहीं लेखक ये कहना चाहते हैं कि नारी का प्रेम बड़ा प्रेम है और वो सच्ची अर्थों में प्रेम है। और कालिदास का प्रेम आज वाला छुटभैया टाइप का प्रेम यहाँ नाटक में बताया जाता है। हालाँकि मेघदूतम, कुमार संभवम आदि की रचना या खाली पृष्ठों पे लिखे काव्य की बात कालिदास का, परंतु वो बात बहुत अधूरी है उन आंसुओं के आगे जो मल्लिका के आंसू है, उस मौसम के आगे जो आषाढ़ का मौसम है, उन पहाड़ियों के आगे, उन पर्वत श्रृंखलाओं के आगे जो मल्लिका की दृष्टि में रची बसी है, परिवेश को जो उद्घाटित करती है, उन परिस्थितियों के आगे वो प्रेम बिल्कुल नगण्य सा है
जिनका सामना कालिदास को करना है। बिल्कुल, इसमें इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कालिदास का जो प्रेम है वो महत्वाकांक्षा से प्रेरित प्रेम है, अवसरवादी प्रेम है। जब उसे अवसर दिखता है कि राजभोग का समय आया है, उसे राज्य में आमंत्रित किया जा रहा है, तो वो मल्लिका को छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन मल्लिका तब भी उसके लिए प्रार्थना करती है, उसके लिए संवेदना व्यक्त करती है और उसे ये कहती है कि वो जहाँ जाए वो सफल हो, और उसकी तब भी बाट नहीं हारती है कि शायद एक दिन कालिदास आएगा। और कालिदास के यहाँ पर जो मोहन राकेश के कालिदास को यदि हम देखें, उसके चित्रण को देखें, तो उस कालिदास के चित्रण में और जो कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभवम या ऋतुसंहार के माध्यम से स्वयं को व्यक्त किया है, हमें इन ग्रंथों का प्रेम कालिदास का कृत्रिम सा लगता है। क्या विचार है? देखिए सर, मोहन राकेश जी एक बात कहना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं कि मनुष्य जो है परिस्थितियों का दास है जी। शुरू में कालिदास नहीं चाहता कि मैं जाऊं, पहले अंक में ये बात है कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु जैसे तैसे अपना प्रयास करके कसम धरा के मल्लिका उसको भेजती है, परंतु वहां जाके वो वहीं का हो जाता है और वो काम करता है जो प्रेमी के लिए अनुचित है। इस तरह से इतना राज में बस जाना, किसी का भोग इस रूप में करना, दूसरी स्त्री के साथ इतना जुड़ जाना, आकर के भी जब वापस आता है दूसरे अंक में, वहाँ भी मल्लिका से ना मिलना, ये बहुत अपने आप में दुखद है। ये उस तरह की घटना है जिसका पश्चाताप शायद ही हो सकता हो। इसी आधार पर तो कहते हैं मोहन राकेश की समय निकल गया, टाइम का फ्लो यही हो जाता है और हो जाती है बात यही प्रेम की। आगे जो है प्रतीक्षा है, किसकी प्रतीक्षा है? कालिदास की। कौन कर रहा है? मल्लिका। परंतु प्रतीक्षा का भी एक शायद कोई अंत है, उसकी भी आयु है। लेखक कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने समझौते करने पड़ते हैं, झुकना पड़ता है परिस्थितियों के आगे, और परिस्थितियों ने मजबूर किया तो विलोम से शादी करनी पड़ी या विलोम का बच्चा जन्ना पड़ा उसे। तो ये बच्चा क्या है? ये बच्चा उस रूप में दिखाया गया है कि समय ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। समय नहीं रुका भाई, समय किसी के लिए नहीं रुकता जी। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि आधुनिक जो प्यार है, जो प्रेम है, वो आइडियोलॉजिकल रूप से आदर्शात्मक प्रेम नहीं रहा, वो यथार्थ की भूमि पे चलने वाला प्रेम है भाई, और कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा है। अच्छा, आधुनिक लेखकों की विशेषता यही है कि पुरातन कथा को आधुनिक रंग में रंग देते हैं। मैं जब विषय से हटके यदि बात करूं तो नरेंद्र कोहली जैसा उपन्यासकार जब समर जैसा उपन्यास लिखता है, हिडिंबा लिखता है, दीक्षा लिखता है, तो वो पुरानी घटनाओं को, अहिल्या का देखिए, अहिल्या का जो राम के द्वारा अहिल्या उद्धार की जो घटना आती है रामायण में, उसे नरेंद्र कोहली ने किस तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो आधुनिक लेखकों की, कवियों की, कथाकारों की, नाटककारों की यही विशेषता है। यदि हम मोहन राकेश का लहरों के राजहंस भी देखें तो यहां पर भी बौद्ध धर्म के एक कुरूप रूप का वर्णन मोहन राकेश करते हैं। उनकी दृष्टि में जो कुरूप रूप है, जो जबरदस्ती लोगों पर बौद्ध धर्म को थोपा जा रहा है, तो जो यहां पर भी मोहन राकेश का कालिदास जो है वो आधुनिक नगरीय मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, यदि मैं गलत ना हूं तो। पुनीत जी, हमारे नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को भी हम इसमें जोड़ लें, उनके आजाद शत्रु मान लें, चंद्रगुप्त मान लें, स्कंदगुप्त मान लें, सारे ही ऐतिहासिक नाटक थे, परंतु उन्होंने ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य को लेकर के, इतिहास की जो बातें थी उनको लेकर के वर्तमान को उससे संदर्भित किया, वर्तमान को जोड़ा। जी देखो, लेखक बात कहने के ढंग अलग अलग रखता है और कड़ी टूटते टूटते टूटती है। आज जब हम हबीब तनवीर को देखते हैं और राजेश कुमार को देखते हैं और जो है नए नाटककारों में जया जादवानी को देखते हैं, तो आज जो है ऐतिहासिकता से उस रूप में प्रभावित नाटक नहीं रहे हैं। परंतु फिर भी देखो, बहुत लंबे टाइम तक हमारे रचनाकारों ने ऐतिहासिकता को लेकर के भी साहित्य सृजन किया है, निश्चित रूप से किया है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इतिहास को वर्तमान से जोड़ा है। हाँ, उसको जोड़ा भी है और
बात कहने का तरीका देखा है, जी, कथानक वो सिलेक्ट किया है कि थोड़ा पौराणिक चीज़ को आज की चीज़ से जोड़ करके हम पाठक तक, श्रोता तक, दर्शक तक वो चीज़ पहुँचाएँ। बिल्कुल। तो इस रूप में बिल्कुल कड़ी नरेंद्र कोहली की जुड़ती है, कड़ी जो है जयशंकर प्रसाद की जुड़ती है। परंतु अगर हम प्रारंभिक नाटककारों की बात करें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत कम जोड़ा। हालाँकि उन्होंने लोक कथाओं को थोड़ा जोड़ा नाटकों के साथ, परंतु ऐतिहासिकता को नहीं जोड़ा। नहीं जयशंकर जोड़ा। प्रसाद जी ने, वृंदावन लाल वर्मा जी ने, इन्होंने ज़्यादा जोड़ा। विराटा की बिल्कुल, पद्मिनी लगा लो और बिल्कुल, दूसरे नाटक लगा लो। बिल्कुल। तो ये तो ख़ैर टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, साहित्य में आरोह-अवरोह है ये तो, अलग-अलग रूपों में स्वरों का विचलन है, सरगम है साहित्य की, वो हुँ, ऊपर-नीचे होती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, नाटक के संकल अंतरे पर आपका क्या विचार है? नाटक का समय, घटनाएँ कहाँ तक बंधा हुआ है? नाटक पूर्ण रूप से गढ़ा नाटक है और ये तो कौन भूल सकता है कि नाटक कोई कहानी और उपन्यास की तरह इंडिविजुअल आर्ट तो है नहीं। हुँ, नाटक तो कलेक्टिव आर्ट है। उसमें निर्देशक का काम है, पात्रों का काम है, संगीत वाले का काम है, पर्दे वाले का काम है, लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है नाटक में, मंच का बहुत बड़ा रोल है। तो सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, इस नाटक को बहुत सारे अच्छे नटों ने नटियाया भी है, कलाकारों ने नटियाया है इस नाटक को। नटियाना भी जब इसका देखते हैं, इसके साथ म्यूज़िक का सामंजस्य जब हम देखते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। नाटक पूर्ण रूप से मंचीय नाटक है हुँ, और मंचीयता में कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। हर घटना बिल्कुल एकदम गठी घटना है। बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है नाटक की, कोई इसमें दो राय है ही नहीं और घटना छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, बोर नहीं करती है। घटनाओं में पठनीयता भी है और गुदगुदाने का आभास भी है और सबसे ज़्यादा भावात्मकता है। नाटक भावपूर्ण रूप से बहुत प्रौढ़ कृति है, भावमयी है, बहुत भाव है नाटक में, संवेदना बहुत है। तो संवेदना को इतना अच्छा साधना मुझे मोहन राकेश के इसी नाटक में लगा और किसी नाटक में इतना बड़ा लेवल नहीं लगा संवेदना को साधने का। हुँ, इनकी संवेदना बहुत गहराई में उतर गई। खाली पृष्ठों पर महाकाव्य का लिखा जाना या ये बात कहना कि तेरे लिए जो है बात संवेदना की है, पर मेरे लिए अधिकार की है। हुँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो नाटक निश्चित रूप से बहुत प्रौढ़ कृति है और यथार्थ को बिल्कुल थामे हुए है और सही रूप से बात करी जाए तो सामाजिक यथार्थ को थामे है। जैसे अनुनासिक और चंद्रबिंदु की बात ले लें, व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है, व्यंग्य किया है और हुँ, व्यंग्य भी क्या किया है पुनीत जी, विनोद किया है और विनोद के माध्यम से व्यंग्य को दिखाया। बहुत मार्क ट्वेन जो राइटर थे, उनकी तरह से ये जी, बहुत सुंदर व्यंग्य है हुँ, और विनोदमयी व्यंग्य है। विनोद भी है और व्यंग्य भी है। हुँ, तो बहुत अच्छी कृति है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं पुनीत जी। जी। आपने भाषा की प्रौढ़ता की बात की थी, मैं चाहूँगा कि आप कुछ विस्तार से इस पर भी चर्चा करें। पुनीत जी, भाषा मोहन राकेश की मंजी हुई भाषा है। ऐसी नहीं है कि बहुत उखड़ी-सी भाषा हो इनकी। इनके पास मंजी भाषा है, परंतु ये कभी भी सामाजिक यथार्थ की अंगुली नहीं छोड़ते। इनकी इस नाटक में जो भाषा की विशेषता है, ये बिंब निर्माण करते हैं बार-बार। अलग-अलग रूपों में बिंब देते हैं। बिजली के चमकने के बिंब ये देते हैं, वर्षा के आने के बिंब ये देते हैं, मृग शावक के प्रॉब्लम के बिंब ये देते हैं, उसके सुलाने के बिंब ये देते हैं, दूर तक दृष्टि के पसरने के बिंब ये देते हैं। अलग-अलग रूपों में बिंब दिखा रहे हैं समाज को और बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा है। ऐसा नहीं लग रहा कहीं भी कि तत्सम प्रधान तत्सम शब्दों से युक्त भाषा हो गई है। तत्सम जो है शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तद्भव शब्दों की बहुलता है और बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की भाषा है, वर्तमान की भाषा है। छोटे-छोटे वाक्य हैं, उचित जगहों पर हल्के-हल्के अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। रूपक बहुत सुंदर हैं, बिंब भी बहुत सुंदर है। कुछ जगहों पर प्रतीक जो साधे हैं इन्होंने, वो भी बहुत सुंदर है। और मैं तो सांग रूपक ही कहूँगा जैसे रंगनी और संगनी का जो प्रयोग इन्होंने किया है या अनुनासिक और चंद्रबिंदु का इन्होंने जहाँ प्रयोग किया है, वो अ, उस तरह के पात्र हैं जो समाज की विद्रूपताओं को दिखाने वाले कंपोनेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लेखक ने इनको इसलिए शामिल किया कि ये समाज का क्या रूप है, वो दिखाना चाहते हैं। वो 58 का टाइम, 60 का टाइम व्यवस्था देश की उतनी सही तो थी नहीं।
और गरीबी थी, परंतु उस गरीबी में भी जो है लोग अपना बचाव करना चाहते हैं, अपनी खाल बचाना चाहते हैं, एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं बिना ही बात के। तो वो अनुनासिक और चंद्रबिंदु के माध्यम से भी उन्होंने दिखाया। भाषा निश्चित रूप से सरल है, सहज है, बोधगम्य है, रुचिपूर्ण है। भाषा में कोई दिक्कत है नहीं किसी तरह की, बहुत सुंदर भाषा है। जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस कालखंड का ये नाटक प्रतिनिधित्व कर रहा है, मैं अगर आप ही की अभी इस विश्लेषण से ये प्रश्न निकालूं, तो जिस कालखंड का ये नाटक प्रतिनिधित्व कर रहा है, भाषा इस नाटक की उस कालखंड के साथ न्याय नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि भाषा कालखंड के साथ न्याय अन्याय नहीं करती, विचार न्याय अन्याय करते हैं। कालखंड का नाटक जो प्रतिनिधि है वो आज का है। लेखक अपने वर्तमान को संबोधित है, न कि भूत को। निश्चित रूप से भूत की कथा माध्यम बनी है, कोई नहीं नकार सकता इस बात को कि गत काल माध्यम बना है, कहन का माध्यम बना है, परंतु गत काल सेंटर में खड़ा है, इसको हम नहीं कह सकते। कथा का आधार बना है, परंतु लेखक संबोधित वर्तमान को ही है और वो वर्तमान की बातें उठाता है। भाषा कहीं भी बाधित नहीं कर रही है, बल्कि भाषा को मैं बाधित न करने वाले की जगह भाषा को मैं साधक कहूँगा। कार्य को करने में बिल्कुल सही सार्थक भूमिका जो निभाती है वो भाषा है। निश्चित रूप से अगर भाषा में हम संस्कृत को ज़्यादा ले आते या तत्सम पाली प्राकृत को से जोड़ करके उस तरह से बात करते, तो मुझे लगता नहीं कि आज का दर्शक या आज का श्रोता इस नाटक को ज़्यादा पठनीय या दर्शनीय समझता। मुझे ऐसा लगता है कि नाटक उतनी ऊंचाई ले ही नहीं पाता, कृति कालजयी हो ही नहीं पाती जितनी अब हो गई। जी जी, अति सुंदर। संवादों के विषय में आपका क्या विचार? संवाद बहुत पैने संवाद हैं, निश्चित रूप से पैने संवाद है। खासकर विलोम के संवाद बहुत तीखे हैं और अम्बा भी बहुत तीखा बोलती है, पैने संवाद। और इमोशनल संवाद भी है भावुक रूप से, जैसे मल्लिका जो बोलती है बहुत भावुक बोलती है। कालिदास का बहुत कम कहना पर बहुत प्रभावी कहना निश्चित रूप से अच्छा है। संवाद छोटे छोटे हैं। संवाद जो नाटक के कलाकार हैं उनके लिए बोलने बहुत सहज हैं। इस तरह से नहीं लग रहा है कि वो नाटक को लेखक ने एक बैठक में लिखा है या बंद कमरे में, किसी ठंडे कमरे में या किसी पीपल की छांव नीचे बैठकर, किसी पेड़ की छांव नीचे बैठ के लिखा है। ऐसा लग रहा है कि नाटककार जो है अभ्यास से नाटक को निकाल के लाया है, नटियाया है उसने साथ साथ, फिर उसने लिखा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि नाटक को कोई एक बंद किताब में पहले लिखा गया फिर उसे नटियाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेखक ने काम किया है साथ साथ, और काम करने के साथ ही नाटक को जो है लिखा है, यानी कि नटियाना और उसका कागज पर उकेरे जाना साथ साथ हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। आज हमने आषाढ़ का एक दिन पर संक्षिप्त किंतु गहन विश्लेषण करने का प्रयास किया। मैं आशा ये करता हूँ कि हमारा ये विश्लेषण आप सभी के लिए लाभदायक होगा। और पुनीत जी, एक छोटी बात मैं बोलूँ, ये नाटक हमारे ई बुक्स में भी अवेलेबल है। ई बुक्स के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, विजुअली चैलेंज साथी पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा नाटक नहीं है, छोटा ही है। पढ़ने में 1-1.5-2 घंटा लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। हाँ, बड़ा आराम से 1 या 2 बैठक में पढ़ा जा सकता है। बहुत पठनीय नाटक है। श्रोताओं, इस नाटक को पढ़ करके आपके भीतर एक आह्लादकारी अनुभव होगा, बहुत सुंदर भीतर अनुभव करोगे। और नाटक में अगर मोहन राकेश को आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नाटक से अच्छा कोई उनका नाटक है नहीं। आषाढ़ का एक दिन निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन कृति है, बहुत बेहतरीन। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। मैं आशा ये करता हूँ कि हमारे विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए लाभप्रद होगा, और हम आशा ये भी करते हैं कि आप भी हमें सुझाव देंगे कि हम किस पुस्तक अथवा कहानी पर चर्चा करें। इसी के साथ मुझे और शैलेंद्र जी को आज का यह कार्यक्रम किताब घर यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप सब श्रोताओं को नमस्कार।